नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। मेरे साथ बात करने के लिए आज जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी और महासचिव और कांग्रेस प्रेसिडेंट के एडवाइजर भी हैं, सोनिया गांधी के एडवाइजर रणदीप सिंह सुरजेवाला। मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा है और बहुत ही स्पष्ट है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं रणदीप जी, क्या आपको लगता है जिस तरह से इस समय कोरोना का वक्त चल रहा है, लोगों की मदद ज्यादा जरूरी है या सियासत ज्यादा महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो आपको साधुवाद। मैं सुन रहा था आपके ओपनिंग रिमार्क्स को और मुझे लगता है कि देश की यही जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आई है, आज सरकार गुमशुदा है। आज लोग पूछ रहे हैं ऑक्सीजन कहां है, गुम है। वेंटिलेटर कहां है, गुम है। रेमडेसिवियर, टोसिलाज़ोम और आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन, डेक्सटोना का इंजेक्शन कहां है, गुम है। जीवन रक्षक दवा गुम है। अस्पताल में आईसीयू के बेड गुम है। पूरी सरकार गुम है। आज हम सब की जिम्मेवारी, हम पार्टी के सिपाही नहीं, हम इस देश के नागरिक हैं। आप मुझे बताइए अमीश जी, जिस पिता का बेटा चला गया नौजवान उसके सामने और पिता उसका मुंह नहीं देख पाया, जो बेटा अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया हमारे रीति रिवाजों के मुताबिक, जब जिंदगियां तड़प तड़प कर सिसक कर ऑक्सीजन के बगैर जिंदगियां जा रही हैं, जब एक एक इंजेक्शन के लिए माँ बाप भाई बहन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जब एक बेड मिल जाए, एक ऑक्सीजन का बेड मिल जाए, एक वेंटिलेटर का बेड मिल जाए, जब जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरियात ये हो गई है, तो क्या ये राजनीति का समय है या सेवा का समय है? अगर सरकार गुम हो गई है तो हो जाने दीजिए। कम से कम भाजपा को, उनके सारे मित्रों को, उनके प्रवक्ताओं को, एक तो प्रवक्ता डॉक्टर भी है जो हर रोज फर्जी इल्जाम लगाता है, क्या उसको अपनी प्रवक्तागिरी छोड़कर किसी अस्पताल में जाकर मरीजों का डॉक्टर के तौर पर इलाज नहीं करना चाहिए? इंसानियत बड़ी है। हारेगा कोरोना, जीतेगी इंसानियत और भारत को ना कोई हरा पाया है ना हरा पाएगा। जिस दिन से मैं कोरोना से ठीक हुआ हूं, लेकिन ये सोनिया गांधी, राहुल पॉइंट गांधी जी के आह्वान से, उसी दिन से हम सब लोग, केवल मैं नहीं, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस का हर साथी इस सेवा में लगा है। अनेकों हजारों लाखों लोग इस सेवा में लगे हैं। आज यही कर्तव्य है। रणदीप जी, महत्वपूर्ण यह है क्योंकि आप खुद कोविड पॉजिटिव थे और उसके बाद आप जनता के बीच में आए हैं। मैं पढ़ रहा था, मैंने आपको सोशल मीडिया हैंडल्स को देखा, आप लगातार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, अस्पतालों में पीपीई किट हो, सैनिटाइजर हो, प्राइवेट अस्पतालों में अपने तरीके से जितनी भी मदद कर पा रहे हैं कर रहे हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, वास्तविक स्थिति इस समय ग्राउंड पर है क्या? आपकी रिपोर्ट क्या है? पॉलिटिक्स से परे मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपसे पूछ रहा हूं रणदीप जी। बिल्कुल अमीश भाई, एक दोस्त और बड़े भाई के तौर पर मैं कह सकता हूं, मेरी उम्र 53 वर्ष है जी, और जब से मैंने होश संभाला है, लगभग 40 वर्ष से मैंने जिंदगी में ऐसी मुसीबत लोगों के ऊपर पड़ी नहीं देखी। मैंने रोती हुई अनेकों माएं देखी जिनको एक एक इंजेक्शन के लिए तड़पना पड़ता है। दिल क्यों नहीं फट जाता लोगों का? मैंने रोते हुए डॉक्टर देखे। मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया, 1 सेकंड केवल लूंगा। वो रो रहे थे क्योंकि वहां एक हमारी बहन जिसको बच्चा होने वाला था, वो कॉम्प्लिकेशन में फंस गया और नॉन कोरोना पेशेंट को हरियाणा की भाजपा सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पा रही थी और वो बहन मर जाती। हम सब ने मिलकर कोशिश की, एक ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतजाम किया। 2 एक्सीडेंट के केस मिले 2 डॉक्टर्स के पास, खून बह रहा था, ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन नहीं है। दवा की जरूरत थी, दवा नहीं है। कहीं से ऑक्सीजन के सिलेंडर सब लोग हाथ जोड़कर मन्नत करके कहीं से लेकर आए। आज एक एक गांव के अंदर, हरियाणा के गांव में देखता हूं, उत्तर प्रदेश के गांव देख लीजिए, मध्य प्रदेश के गांव देख लीजिए, किसी और प्रदेश के देख लीजिए, राजनीति छोड़कर एक एक गांव में 5, 7, 10, 12, 15, एक गांव है रोहतक के अंदर, वहां तो 80 मौत तक हो चुकी। ना कोई रिकॉर्ड है, ना कोई आरटी-पीसीआर टेस्टिंग है, ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना अस्पताल है, ना आईसीयू है, ना डॉक्टर है। कैसे बचेगा ये देश?
ठीक है, अगर अगर हिंदुस्तान इसीलिए में बड़ी मैं तो इसीलिए आज का मैंने हैशटैग ये दिया, स्टॉप पॉलिटिक्स हेल्प पीपल, यानी लोगों की मदद ज्यादा जरूरी है, सियासत के और मौके भी आएंगे। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि नरेंद्र मोदी के विरोध में, देश के विरोध में कांग्रेस ने एक टूल किट तैयार करी है और उसके जरिए ट्वीट हुए हैं और देश को बदनाम करने के लिए, नरेंद्र मोदी को बदनाम के लिए। चाइनीज वायरस तो कांग्रेस नहीं बोलती, लेकिन इंडियन वेरिएंट ऑफ कोविड बोलती है। कितना और गिरेगी भारतीय जनता पार्टी, कितना और राजनीति को निम्न स्तर पर लेकर जाएंगे, कितना और घटिया और सस्ती राजनीति करेंगे। इसीलिए दुर्भाग्य से मैं जेपी नड्डा जी का व्यक्तिगत तौर से सम्मान करता हूं। आफ्टर ऑल हमारे हेल्थ मिनिस्टर रहे। जेपी नड्डा जी के देख रेख के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का फर्जी पैड बनवाकर उनके जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष जी, मंत्री स्मृति ईरानी जी, संबित पात्रा जी, ये सब इस प्रकार का फर्जीवाड़ा करते हैं। मैं चुनौती देता हूं, जेपी नड्डा जी में हिम्मत है तो वो भी करिए ना। फर्जी कांग्रेस के पैड बनाकर एजेंडा सेटिंग बंद करिए। मैं हाथ जोड़ता हूं भाजपा के मित्रों को, आप हमें जितनी गाली देनी है दीजिए, जितना दुत्कारना है दुत्कारिए, पर भगवान के लिए अपनी जिम्मेवारी संभालिए, नहीं तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखना बंद कर दीजिए। संबित जी, आप डॉक्टर लिखते हैं, आप अपना काम छोड़कर जाइए अस्पताल में इलाज करिए, मैं आपकी सबसे पहले तारीफ करूंगा। परंतु ये फर्जी कागजात का समय नहीं है बनाकर। आपने कहा भी है कि आप बीजेपी के, आपकी पार्टी ने कहा है जी, रणदीप जी, आपकी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता के खिलाफ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आप लोग एफआईआर भी कराएंगे क्योंकि ये फर्जी दस्तावेज उन्होंने पेश किया। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये दस्तावेज सही है, इस तरह के ट्वीट भी हुए हैं, इंडियन वेरिएंट ऑफ कोविड बोला गया है, जबकि डब्ल्यूएचओ भी इंडियन वेरिएंट नहीं कहता, लेकिन कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस चाइनीज वायरस को चाइनीज वायरस क्यों नहीं कहती? ये बचकाना और बेवकूफाना बात करनी बंद करें और मुद्दों पर आए, लोगों की मदद करें। आप मुझे ये बताइए, आज जब सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवा की है जी, तो मोदी जी संसद, प्रधानमंत्री का घर, उपराष्ट्रपति का घर, मंत्री और प्रधानमंत्री का दफ्तर क्यों बना रहे हैं? अगर उसे एक अहंकारी शासक का राजमहल ना कहा जाए सेंट्रल विस्टा को, मैं फिर दोहराता हूं, तो वो क्या है? 13,450 करोड़ रुपए में क्या मोदी जी जानते हैं कि लगभग 10-20 करोड़ रेमडेसिविर के इंजेक्शन आ जाते, 1 लाख 2 लाख के करीब वेंटिलेटर आ जाते, कम से कम भी आप 50 या 100 अस्पताल बना लेते। आपको आज क्या जिद है अपना मकान बनाने की? कभी बना लीजिएगा अपना फटका, पर उसमें तो पार्लियामेंट भी बन रही है जो कि देश के लिए है। क्या ये देश के लिए सही है? क्या ये देश हित में है? लेकिन सुरजेवाला जी, इसमें काउंटर पॉइंट ये कि वहां पे तो देश की संसद भी बन रही है, जिसमें कांग्रेस भी बैठेगी, जिसमें तमाम सियासी दल भी बैठेंगे। वो वहां पे सिर्फ प्रधानमंत्री का निवास स्थान तो नहीं बन रहा, वहां पे जहां पर कर्मचारी काम करेंगे वो बिल्डिंग भी बन रही है। सेंट्रल विस्टा इज ए बिग प्रोजेक्ट। क्या आपको लगता है कि हर चीज में पॉलिटिक्स होनी चाहिए? क्योंकि मान लिया कोविड है, लेकिन हर चीज क्या रोक देनी चाहिए इस समय? क्योंकि ऑक्सीजन की एक क्राइसिस थी जिसको देश ने हल किया है, तमाम राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने मिलकर उसको हल किया है। उद्योगपति भी सामने आए हैं, चाहे वो जिंदल्स हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो आइनॉक्स हो, तमाम लोगों ने मदद करी है। देश में ऑक्सीजन की किल्लत कम हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि समस्या पूरी तरह से समाप्त हो गई है, लेकिन हुई है, कम हुई है। क्या आपको लगता नहीं है कि सब चीजें नहीं रोकी जा सकती? दैट्स अ काउंटर पॉइंट मिस्टर सुरजेवाला। आदरणीय दोस्त, मेरा एक बड़ा सीधा है, हर चीज का समय होता है। आपके घर में जब आग लगी हो तो आपको आग बुझाने के लिए पानी चाहिए, या फिर आपको एक और प्लॉट खरीदकर नए मकान की कंस्ट्रक्शन शुरू करनी चाहिए। जब मरीज मर रहा हो तो मरीज को दवाई चाहिए, या फिर आपको अस्पताल की कंस्ट्रक्शन चाहिए, या बीडीपीओ पंचायत का दफ्तर बनाना चाहिए। भैया, आज लोग मर रहे हैं, आज दवा नहीं है, आज ऑक्सीजन नहीं है, आज वेंटिलेटर नहीं है, आज आईसीयू बेड्स नहीं है, आज टेम्परेरी अस्पतालों की जरूरत है। आज टोसिलाज़ोम का इंजेक्शन प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय को एलोकेट करना पड़ता है। ये समस्या है। 10-10 लाख रुपए की ब्लैक में बिकता है।
रेमडेसिवियर 25 से 30 हजार की ब्लैक में बिकती है। आज प्रायोरिटी ये है। आज प्रधानमंत्री का निवास और संसद नहीं। अगर एमपी पुरानी संसद में बैठ जाएंगे तो कौन सा तूफान आ जाएगा जी। अगर प्रधानमंत्री उसी निवास में रह जाएंगे तो कौन सा तूफान आ जाएगा। ठीक है, ये सारा पैसा इस देश का आज इन सारे कामों के अंदर डाइवर्ट करने की जरूरत है। एक भारतीय नागरिक के तौर पे मैं ये कहता हूं, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे। रणदीप जी, फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि आप हरियाणा से में पॉलिटिक्स करते हैं, उसको बिलोंग करते हैं और राष्ट्रीय राजनीति भी करते हैं। हरियाणा में भी स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, राजस्थान में भी स्टेट गवर्नमेंट क्या जिम्मेदार नहीं है? क्या पंजाब में स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है? छत्तीसगढ़ में केसेस काफी बढ़ रहे हैं कि वहां पर जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपको लगता नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आप उंगली उठाइए, लेकिन राज्य सरकारें आपकी भी काफी जगहों पर है। महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, आपकी गठबंधन वाली सरकार। राज्य सरकारों की भी जवाबदेही है, और ये चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, और ज्यादा होती अगर 1.5 साल से जी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नीचे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी सारी ताकत ना खींच लेते। आप बताइए मेरे दोस्त, रेमडेसिवियर का इंजेक्शन कौन अलॉट करता है? भारत सरकार अलॉट करती है प्रांतीय सरकारों को। ऑक्सीजन कौन अलॉट करता है? सारे ऑक्सीजन के प्लांट अमित शाह जी ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में अपने पास ले रखे हैं। उनकी बेवकूफाना हरकतें मैं आपको 1 सेकंड में बताऊंगा। भिवाड़ी गुड़गांव और दिल्ली के साथ है। भिवाड़ी की ऑक्सीजन उठाकर आपने मध्य प्रदेश को दे दी, और हरियाणा को आपने रुड़की से ऑक्सीजन दे दी, इसलिए कि अमित शाह जी को मालूम ही नहीं है ज्योग्राफी क्या है। अगर आप इसको अपने आप छोड़ देते तो प्रांत जो है वो भाजपा की सरकार हो या दूसरी हो, आज हरियाणा को ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि रुड़की में जो वहां बीजेपी की सरकार है वो हमें ऑक्सीजन नहीं लेने देती। और भिवाड़ी जो बिल्कुल हम राजस्थान में हमसे सटा हुआ है, वो हमें भी दे सकता था, दिल्ली को भी दे सकता था। वहां से उठा के आपने मध्य प्रदेश को दे दी। राजस्थान को उठा के आपने गुजरात की बंदरगाह से ऑक्सीजन दे दी। इस तरह की बेवकूफियां हम कर रहे हैं, क्योंकि सारी ताकत मोदी जी, अमित शाह जी ने अपने पास ले रखी है। तो सीलाजॉम का इंजेक्शन जो 10-10 लाख की ब्लैक में बिकता है, उसे हेल्थ मिनिस्ट्री ने बाकायदा ऑर्डर से एलोकेट किया है। फलां स्टेट 50 ले ले, फलां स्टेट 100 ले ले। अरे लोग मर रहे हैं भैया। वेंटिलेटर्स जो हैं, आज तक भी भारत सरकार ने 12% टैक्स लगा रखा है वेंटिलेटर पर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर। इस समय भी कई लाख कंसंट्रेटर जो हैं ऑक्सीजन के कस्टम में पड़े हैं, परंतु भारत सरकार उन्हें क्लियर ही नहीं करती। प्रांतीय सरकारें या एनजीओ क्या खाक करेंगी? मैं खास तौर से कई उद्योगपतियों का आपने नाम लिया, कईयों का नहीं भी लिया। मैं हर उस साथी की, चाहे मैं उनसे सहमत हूं या ना, तारीफ करता हूं। खास तौर से जैसे जिंदल समूह है, वो कांग्रेस परिवार से जुड़ा है, आगे आके उन्होंने मदद की, और कई उद्योगपति घरानों ने, रिलायंस ने भी मदद की, और कई उद्योगपति घरानों ने मदद की। रिलायंस ने बहुत सारी ऑक्सीजन दी, जिंदल समूह ने बहुत सारी ऑक्सीजन दी। ये काबिले तारीफ है। आज हर व्यक्ति को मदद करनी चाहिए, बजाय इधर उधर की बात कर एजेंडा सेटिंग करने के। एजेंडा सेटिंग नहीं आपको लग रहा है कि टूल किट, रणदीप सुरजेवाला, इट इज अ बिग पॉलिटिकल क्वेश्चन, क्या आपको लगता है ये टूल किट के बहाने बीजेपी अपना एजेंडा सेट कर रही है? दिस इज योर बिल्कुल ओके, दैट्स द पॉइंट। घटिया, सस्ती, ओछी और निमन स्तर की राजनीति सस्ती और ओछी राजनीति कर रही है बीजेपी, क्योंकि उनके पास कुछ कहने दिखाने को है नहीं। कभी यूथ कांग्रेस के ऑफिस में रेड करवाते हैं, कभी युवा कांग्रेस अध्यक्ष से, पर वो तो हाईकोर्ट के कहने पे हुआ सुरजेवाला जी, वो तो हाईकोर्ट के रेड नहीं हुआ, उसमें तो गौतम गंभीर से भी पूछताछ हुई, उसमें तो हरीश खुराना जो कि मदनलाल खुराना, स्वर्गीय मदनलाल खुराना के बेटे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है दिल्ली के, उनसे भी पूछताछ हुई, गौतम गंभीर से भी पूछताछ हुई, क्योंकि वो तो एक हाईकोर्ट ने जब बोला था, और आई थिंक दिल्ली पुलिस ने उसमें जो मतलब अपनी बयान भी हाईकोर्ट में दिया, उसमें बोला कि इन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं निकला जो विच टू पब्लिक डोमेन में भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप लोगों की मदद कर रहे हैं, इसके लिए आपकी तारीफ है रणदीप जी। और अपना ध्यान रखिए, बड़ा जरूरी है कोविड के समय पर आप भी अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी और आपके चैनल के सब साथी और दर्शक सुरक्षित रहें, ये प्रभु से मेरी मनोकामना। थैंक यू सो मच रणदीप सुरजेवाला जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए।